नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और 10 में है दम में आपका स्वागत है। 10 में है दम में सबसे पहले बात करेंगे मृदुल कि 80 और 20 बनाम 20 की जो लड़ाई है वो अब 90 और 10 पर आकर टिक गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने शामली में कहा है कि अब जो 80 और 20 की लड़ाई थी वो अब 90 और 10 पर जाती जा रही है, यानी कि अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। बिल्कुल, जीत का दावा ठोका है। साथ ही आपको ये बताएंगे कि जब योगी आदित्यनाथ सड़कों पर लोगों से शिखा मिल रहे थे तो कैसे प्लान पूर्वांचल को सेट किया जा रहा था, ये भी बताएंगे। बिल्कुल, और आपको ये भी बताएंगे कि ओवैसी पर जो हमला हुआ है मृदुल, उस पर राजनीति फुल चल रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी इसके जरिए जो हमला है उसके जरिए कहीं संवेदना की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही आपको ये बताएंगे कि हैदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री ने भाग्यनगर का जिक्र भी किया है और संत रामानुजाचार्य का जो प्रतिमा है उसका अनावरण भी किया है। बिल्कुल, और लेकिन सबसे पहले बात चुनावों की, क्योंकि चुनावी घमासान मचा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है मृदुल। इसीलिए देखिए हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो शामली में पहुंचे, उन्होंने कहा कि 80 बनाम 20% की जो लड़ाई है वो अब 90 बनाम 10% हो रही है। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए, 90 वर्सेस 10 ये लड़ाई जो है शिखा ये अब हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया कि 80-20 को भूल जाइए, 90 और 10 की लड़ाई हो गई। क्या है रणनीति और क्या कहा मुख्यमंत्री ने, रिपोर्ट से समझिए। मई जून के लिए कहा था कि मई जून की गर्मी में हम शिमला बनाएंगे। लेकिन पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। जिन्हें गर्मी आ रही, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। पहले चरण के मतदान से पहले यूपी में चुनावी पारा हाई है। शीतलहर में भी नेताओं के बयान सियासी गर्मी बढ़ा रहे हैं। शामली में सीएम ने सपा पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि ये चुनाव 80-20 का नहीं बल्कि अब चुनाव 90-10 की तरफ जा रहा है। लोगों ने वैक्सीन लगाया है, 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है और 72% लोगों ने सेकंड डोज भी ले ली है। भाइयों बहनों, ये जो डबल डोज ले रही है, चुनाव तक आते आते यह पहुंचेगा। मैंने पिछले आंकड़े को देख के कहा था कि चुनाव 80-20 का होगा, मैं कहता हूं 90-10 की तरफ जा रहा है। तो अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी का वो बयान जब उन्होंने चुनावी लड़ाई को 80 बनाम 20 की जंग बताया था। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। 90 बनाम 10 वाले बयान से सीएम योगी बीजेपी के सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं योगी के गर्मी शांत करने वाले बयान पर अखिलेश जैन की जोड़ी ने पलटवार किया है। मई जून के लिए कहा था कि मई जून की गर्मी में हम शिमला बनाएंगे। लेकिन पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। समाजवादी लोग एक बार साथ ले लेते हैं, फिर किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। और जिन्हें गर्मी आ रही, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। और वो गर्मी निकाल पाए न निकाल पाए, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन के लोग भर्ती निकालने का काम करेंगे। सीएम योगी ने शामली में धुआंधार प्रचार करते हुए सपा पर जोरदार प्रहार किया। योगी ने कहा, पहले की सरकार में दंगाइयों को संरक्षण मिलता था, आज अपराधी गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं। वे पेशेवर दंगाई, वे पेशेवर माफिया जो सत्ता के संरक्षण में व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करते थे, वे पेशेवर अपराधी जो दिन दहाड़े व्यापारियों की निर्मम हत्या या अपहरण करते थे, आज आपने देखा होगा जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई,
तो वही अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ थाने थाने में जाकर के, थानों की चौखट में जाकर के जान की भीख मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा था। आप बनाइए गठबंधन की सरकार, उम्र की छूट देनी पड़े या ज्यादा भर्ती निकालनी पड़े, हम लोग देने का काम करेंगे। योगी ने पहले 80 बनाम 20 वाला बयान दिया था। पहले चरण के मतदान से पहले योगी ने शामली में हुंकार भरते हुए कहा कि अब ये लड़ाई 90-10 पर आ गई है। जाहिर है योगी फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं अखिलेश और जयंत की जोड़ी गठबंधन के जरिए सत्ता हासिल करने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस संग्राम में सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। इधर आपको बता दें कि बैलेट की लड़ाई अब बुलेट पर आ गई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला हुआ था उसको लेकर सियासत जो है वो पूरी तरीके से हो रही है, यानी कि फुल सियासत हो रही है। इधर असदुद्दीन ओवैसी इसको राइट विंग कह रहे हैं कि राइट विंग के जरिए कराया गया है। बिल्कुल शिखा, और ये सुरक्षा पर सियासत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी जहां इसे राइट विंग की तरफ मोड़ रहे हैं, तो कई सारी विपक्षी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी पर ही सवाल उठा रही हैं कि आखिर ये जो हमला हुआ है ये किया गया है या फिर करवाया गया है। रिपोर्ट में समझिए। ये हमारी जान लेने के और हमारे अटेम्प्ट हमारे को जान से मारने के लिए किया गया। इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, वरना अगर नहीं करवाएंगे तो याद रखिए अगर पूरे मुल्क में अनार्की फैल जाएगी। मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूं, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी। बैलेट की लड़ाई में बुलेट कहां से आई और आई तो सियासत क्यों गरमाई? बोली को लेकर गोली चली तो सियासत क्यों उबली? और सबसे बड़ा सवाल कि ये उबाल गोली के विरोध में होने के बजाय, हिंसा पर सवाल उठाने के बजाय सियासी नफे नुकसान के हिसाब से क्यों तोला जाने लगा है? AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ। यह साफ हो गया कि उन पर हमला उनकी हत्या के इरादे से हुआ, जिसमें आरोपी ओवैसी से व्यक्तिगत रंजिश रखता था। लेकिन चुनावी माहौल में सबने इसे सियासी चश्मे से देखना शुरू कर दिया, जबकि खुद ओवैसी ने संसद में कहा कि इस पर सियासत ना हो, वजहें तलाशी जाएं कि ये कट्टरता क्यों पनपी। लेकिन सियासी दलों ने अपने एजेंडे और इस हमले को भी फायदा नुकसान के नजरिए से देखना शुरू कर दिया कि कहीं ओवैसी फायदा ना उठा ले जाएं। सवाल यह है कि क्या चुनावी लड़ाई इस हद पर पहुंच गई है कि विरोधी सियासतदान की सलामती की चिंता के बजाय ये देखेंगे कि इस हमले से किसे फायदा हो रहा है? क्या विरोधी है तो हमला जायज होगा? कांग्रेस ने तो इस हमले को स्वयं प्रायोजित बता दिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन बोले कि यह हमला हुआ था या करवाया गया था, और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। पहले ये देखना पड़ेगा कि हुआ है कि करवाया है। ओवैसी की भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो मैं क्या कहूँ इसके अलावा। सियासत में गठबंधन गलत नहीं है। चुनाव पूर्व चुनाव बाद भी समझौते होते हैं और चुनाव के दौरान भी समर्थन दिया लिया जाता है। तो मान भी लिया जाए कि कोई किसी के साथ है तो क्या हमला जायज हो जाएगा? कांग्रेस की तरह शिवसेना ने भी इशारों में इसे बीजेपी और ओवैसी की मिलीभगत बताया है। जो गोलियां चली वो निंदनीय है, जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो भी निंदनीय है, पर कहीं ना कहीं ये भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि कहीं ओवैसी जी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े गेम प्लान में के एक हिस्सा तो नहीं बनते जा रहे हैं। तंज कसने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं थी। अखिलेश यादव ने पूछा कि बताइए घटना के लिए किसे दोष दिया जाए, इसके पीछे कारण क्या था, और उसके बाद चुटकी लेते हुए कहा कि अगर अपराधी भाग गए हैं तो यह हमला किसने किया है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए? ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। इस बीच AIMIM ने सीएम योगी के बयान पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने ओवैसी के भाषण को लेकर सवाल उठाए थे। AIMIM ने कहा कि ऐसे बयानों से वो हमला करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये लड़ाई बुलेट और बैलेट की है। ठोक दो की नीति वाले लोग ये कह रहे हैं कि उनको बैलेट पर विश्वास है। सच्चाई है कि बैलेट और बुलेट की लड़ाई है।
सेकुलरिज्म और रेडिकलिज्म की लड़ाई है। इसमें जीतेगा सिर्फ भारत का संविधान और भारत के संविधान को मानने वाले। असदुद्दीन ओवैसी ने कार्रवाई को लेकर सीएम योगी से सवाल पूछा कि जब वो क्रिकेट मैच को लेकर एनएसए लगा सकते हैं तो इस मामले में न्याय करें, नहीं तो ये कट्टरता आतंकवाद में बदल जाएगी। आपको अभी वक्त है, समझिए कि ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं इस तरह के लोग। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है, हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है। इससे पहले राकेश टिकैत ने ओवैसी को लेकर बेहद हल्का बयान दिया। ऐसा लगा कि सियासी दलों से ज्यादा वो नाराज हैं ओवैसी के यूपी में होने से। उन्होंने हमले पर सवाल उठाने और ओवैसी का हालचाल जानने के बजाय ओवैसी को बीमारी बता दिया कि ये यूपी में कहां से आ गई। ये तो बीमारी है जो यहाँ पर आ रही, कहाँ से आ रहे, क्या इनका है, इन्हें फायदा कितना पहुंचावेंगे उसके लिए आ रहे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हमले पर विरोध जताया और कहा कि ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो या वर्कर हो, उसकी सुरक्षा पर किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो भी इस तरह के जो क्रिमिनल एक्ट हैं उनको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है और कर रहा है। बहरहाल जब सुरक्षा सबका साझा मसला है तो सुरक्षा पर सियासत क्यों है? जब लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा गलत है तो हमले को देखने का नजरिया दोहरा क्यों है? अगर किसी को ओवैसी अपने विरोधी नजर आते हैं तो क्या वो उन पर हमले को हल्के अंदाज में लेगा? क्या अब सियासत इस कदर संवेदनहीन हो जाएगी कि हिंसा में भी वोट ढूंढती नजर आएगी? आखिर ओवैसी पर हमले के विरोध में सियासत एक सुर में क्यों नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 11वीं शताब्दी में लिंग, जाति सबको दरकिनार करते हुए समानता की बात करने वाले संत रामानुजाचार्य की आज प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित की है। ये वो प्रतिमा है जिसको प्रधानमंत्री ने वैराग्य का प्रतीक बताया है। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री हैदराबाद का जिक्र करते हैं तो भाग्यनगर भी कहते हैं। बिल्कुल मृदुल, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि 216 फीट ऊंची ये जो प्रतिमा है, स्टैच्यू है जो पंच धातु से बना हुआ है, ये देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये बेहद खास है क्योंकि रामानुजाचार्य को जब उन्होंने याद किया, उन्होंने कहा कि समानता का पाठ उन्होंने पूरे देश को पढ़ाया है और 120 साल जो उन्होंने इस देश में बिताए हैं उसकी स्मृति में ये बनाया गया है। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव, अर्थात संसार में जाति से नहीं गुणों से कल्याण होता। पीएम मोदी ने बसंत पंचमी के मौके पर हैदराबाद में वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी देश को समर्पित की। इस प्रतिमा को करीब 1000 करोड़ की लागत से रामानुजाचार्य मंदिर में स्थापित किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी यज्ञशाला पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। पुजारियों ने पीएम का तिलक किया, पीएम रुद्राभिषेक में शामिल हुए। इसके बाद पीएम ने 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर उसे देश को लोकार्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अष्ट धातु से बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। प्रतिमा के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने कहा, रामानुजाचार्य जी ने जाति भेद खत्म करने के लिए काम किया। मोदी ने श्लोक भी सुनाया। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः
कल्याण हेतव, अर्थात संसार में जाति से नहीं गुणों से कल्याण होता है। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज से करीब 1000 साल पहले छुआछूत को मिटाने के लिए रामानुजाचार्य जी ने जो काम किया है वो अतुलनीय है।